हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रीट के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर आपको रीट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820। कम प्राइस में आप लोगों को बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप जो है इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास शुरू होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट के विकास की बात करें तो कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर विकास कब से शुरू होता है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ठीक है, और कब तक चलता रहता है, जब तक हमारी मृत्यु ना हो, यानी कि निरंतर चलता रहता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बनता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। विकास कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर बाल्यावस्था की और पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है, तो यहाँ पर जो बाल्यावस्था है इसी को आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका हो गया पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। ठीक है, एज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इससे रिलेट करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की आयु कितनी होती है, तो 2 से लेकर के 6 साल। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, इसे हम लोग लेटर चाइल्डहुड या फिर मध्य बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 6 से लेकर के 12 साल। ठीक है, शैशवावस्था में आप सभी को पता ही होगा जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है। तो यहाँ पर पूछा था विकास कब से शुरू होता है, तो विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन से रिलेट करके आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने टोटल बुद्धि के कितने प्रकार बताएं, 8 प्रकार बताएं। ठीक है, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए हम इन 8 प्रकार को एक एक करके अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विजुअल स्पेशल की, यानी कि स्थानिक बुद्धि की, तो स्थानिक बुद्धि किन व्यक्तियों के पास में होती है, जिनके पास प्रॉपर स्थान की समझ करने की क्षमता होती है। जैसे कि जो आर्किटेक्चर होते हैं या फिर जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह डिज़ाइन करते हैं, या फिर जो लोग ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उनके पास में कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए, पूछ दे कि एक व्यक्ति है जो कि मूर्तिकार है या फिर एक व्यक्ति है जो कि ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी आपकी, तो स्थानिक बुद्धि होगी। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल यानी कि भाषाई बुद्धि की अगर बात करें, जो भाषाई बुद्धि है किसके अंतर्गत पाई जाएगी, तो देखिए जिनकी अपनी भाषा पर एक अच्छी खासी पकड़ होती है, जो लोग अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते, जैसे कि नेता हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपकी कवि हो गए, पत्रकार हो गए, वकील हो गए, इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी भाषाई बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बता पाए। जैसे कि आप लोगों ने एक फीमेल है, आप लोगों ने उनको देखा होगा सुहानी शाह करके। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, दूसरों के बारे में बताती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आपका जो है माइंड रीड करके वो बता देती हैं। तो वहाँ पर उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। जो भी व्यक्ति दूसरों के बारे में बता पाए, ठीक है, कि आपका व्यवहार कैसा है या फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, इंट्रा की अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, खुद के बारे में बता पाना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने थिंकिंग के बारे में बता पाता है, अपनी सोच के बारे में बता पाता है, या फिर अपने ऊपर एक अच्छा खासा नॉलेज रख पाता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि आपके गौतम बुद्ध हो गए, है ना।
यहाँ पर अगर बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इसके नाम से ही समझ में आ रहा है जो व्यक्ति तर्क करने में, जिसके पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई तर्क हो, ठीक है, लॉजिक हो, तो उसके पास में कौन सी बुद्धि होती है? आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो जिनके पास जो है संगीत का एक अच्छा तालमेय हो, ठीक है, मतलब सुर ताल जो आपका होता है, जैसे कि आपके सोनू निगम जी हो गए, ठीक है, लता मंगेशकर जी हो गई और अरिजीत सिंह हो गए, ठीक है। तो इन लोगों में कौन सी बुद्धि? आपकी संगीत में बुद्धि, यानी कि सिंपल सी बात है जिसके अंदर सुर लय ताल का एक अच्छा संगम हो, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? आपकी संगीत में बुद्धि होती है। इसके अलावा अगर हम बॉडली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करें, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करें, तो जिनका अपने बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, जैसे कि जो लोग सर्कस वगैरह में काम करते हैं, जो लोग पायलट वगैरह होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि आपकी होती है? बॉडली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद में आपका दे रखा है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। तो जिन व्यक्तियों के पास अपनी प्रकृति के प्रति जागरूकता होती है, या फिर प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी आपकी नॉलेज होती है उनके पास अच्छी खासी होती है, उनके पास में कौन सी बुद्धि होती है? आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी, जिसको मैंने पूरा डिटेल में करके समझाया, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था? बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। देखिए जो पशु हो गए, खनिज हो गए, पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर छवि वगैरह या फिर चित्र वगैरह या फिर मूर्तिकार वगैरह की बात करता है तो यहाँ पर हो जाता है आपका स्थानिक बुद्धि, बट यहाँ पर ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर लॉजिक वगैरह करता, तर्क करता, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। भाषायिक बुद्धि, यानी कि जिसकी अपनी भाषा पर एक अच्छी खासी पकड़ होती है, कवि, पत्रकार, नेता वगैरह की बात की जाती है, तो आपके यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाती है, यानी कि भाषाई बुद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लैंगिक समानता। देखिए जो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है उसमें लैंगिक समानता की बात की जाती है, यानी कि मेल फीमेल को सामान्य महत्व दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये तो बात होनी चाहिए अच्छी पाठ्यपुस्तक में, इससे थोड़ी ना बचना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि समाज के उत्तरदायित्व क्या है उसको भी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में बताया जाता है, ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? किसी एक ही पक्ष को ज़्यादा महत्व देना या फिर किसी एक ही पक्ष को दबा देना, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई बार कह दिया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं भारी भरकम काम नहीं कर पाती हैं, फिर जो लड़कियां होती हैं सिर्फ घरों के काम करती हैं, जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, ठीक है। मान लीजिए इसी प्रकार का कथन आपके पाठ्यपुस्तक में किस तरीके से प्रदर्शित होगा, इसको जरा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी भारी काम हो, जैसे कि पर्वत पर चढ़ना आपका हो गया, ठीक है, या फिर कुछ उठाना आपका हो गया, ठीक है, कोई भारी चीज़, तो उसको सिर्फ अगर आपकी किताब में दर्शाया जा रहा है कि लड़के ही उठा रहे हैं, ठीक है, जो आपके मेल हैं उन्हीं का एग्जाम्पल आपको दिया हो, तो वो पुस्तक कैसी हो जाएगी? आपकी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित पुस्तक हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों का एग्जाम्पल होना चाहिए, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह से रहित आपकी पुस्तक यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि दोनों को समान महत्व दिया जाएगा। क्योंकि इससे होगा क्या? कई सारे बच्चों के मन में ये धारणाएं हो जाएगी, या फिर जो लड़कियाँ होती हैं उनके मन में धारणाएं आ जाएगी कि हम तो भारी काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है वो चीज़, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही पूछ रखा था कि अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है, तो किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने से बचती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लैंगिक संवेदनशीलता, बिल्कुल सही बात है। जो लैंगिक संवेदनशीलता होती है उसका यहाँ पर प्रयोग कीजिए कि लड़के भी ये काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी ये काम कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें आपकी अच्छी पाठ्यपुस्तक में होनी चाहिए, बट पूछा था किससे बचना है, तो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन क्या दे रखा है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदीय प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें जीन प्याजे की, तो एक स्विट्जरलैंड के रहने वाला मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा।
देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जीन प्याजे की पहली स्टेज की, तो इनकी पहली स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम लोग इंद्रियगामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है, और ये बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है? जो उसकी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, जो 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज करके बच्चे यहाँ पर चीज़ों को सीखता है, उनके बारे में जानता है। इसीलिए इस अवस्था का नाम भी रखा गया इंद्रियगामक अवस्था, ठीक है, या फिर संवेदी पेशी अवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं। दूसरी अवस्था क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। अब देखिए, जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं वो सिम्बल्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, ए फॉर एप्पल बच्चे को पढ़ाते हैं, क से कबूतर पढ़ाते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? सिम्बल्स हो गया, संकेत हो गया किसी तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है? सिम्बल्स के थ्रू, प्रतीकों के थ्रू चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी अवस्था है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जिसमें बच्चा सिम्बल्स के थ्रू, यानी कि संकेत, प्रतीक के थ्रू चीज़ों को सीखता है? तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जीन प्याजे की सेकंड वाली स्टेज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये एज भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कितने साल तक का होता है? तो 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है? 7 से लेकर के 12 साल तक का होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब ही क्या होता है? जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील कर पाए, है ना। तो यहाँ पर बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर पाता है जिस चीज़ को बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, ठीक है। लास्ट वाली स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप इसको कह सकते हैं, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ बच्चे के सामने उपस्थित नहीं होती है उसको भी बच्चा यहाँ पर सोच पाता है, उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है, ठीक है। बच्चा क्या, अब तो किशोरावस्था में आ गया, ठीक है। तो 12 साल से एवं बच्चा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों स्टेज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बना हुआ था कि जीन प्याजे की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो कौन सी आपकी हो जाएगी? पहले नंबर पे सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये आपका जो है याद रखना है। किसके थ्रू आप याद रखेंगे? SPCF, ठीक है। पहले क्या है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट में क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। साथ ही साथ जो है किस अवस्था में बच्चा कितने एज का होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जीन प्याजे ने बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट का है, नन्हा वैज्ञानिक का है, ठीक है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बना हुआ था कि जीन प्याजे की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो कौन सी आपकी हो जाएगी? पहले नंबर पे सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये आपका जो है याद रखना है। किसके थ्रू आप याद रखेंगे? SPCF, ठीक है। पहले क्या है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट में क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। साथ ही साथ जो है किस अवस्था में बच्चा कितने एज का होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जीन प्याजे ने बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट का है, नन्हा वैज्ञानिक का है, ठीक है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पर जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रखा था? ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व के बारे में पूछ रखा था। देखिए, जो अगर हम बात करें वस्तु स्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की, तो ये किस अवस्था में आता है? जीन प्याजे की पहली अवस्था, यानी कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है तभी उसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। चलिए, इसको हम लोग एक इमेज के थ्रू अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा, जब 1 से 1.5 महीने तक का होता है, उसके सामने कोई भी वस्तु आप रख दीजिए, हटा लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है, ठीक है, 8 से 9 महीने तक का या फिर 1 साल तक का हो जाता है, तो यहाँ पर उसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। फिर उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करेगा? तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। उसको पता हो जाता है कि ये वस्तु कहीं तो रखी गई है, सिर्फ मेरे नज़रों के सामने से हटा लिया गया है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है? तुरंत ही रोना शुरू कर देता है, जब तक उसको आप वो वस्तु ना दे दे, वो खिलौना या फिर जो कुछ आपने रखा है वो ना ला करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कई बार अपने घर में भी देखा होगा, ठीक है, बच्चों के सामने आपने कोई भी खिलौना, टॉय वगैरह रख दिया, उसको हटा लिया, बच्चा तुरंत रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि वस्तु कहीं पर तो कहीं पर रखी गई है, ठीक है। जैसे ही मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, उसके बाद में वस्तु मेरे सामने यहाँ पर रख दी जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पर एक और इमेज के साथ में समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के सामने क्या करते हैं? चेहरे पे अपने हाथ लगा देते हैं, है ना, ताव वाला खेल खेलते हैं वहाँ पर, तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हम अपना फेस पे से हाथ हटाते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसको पता होता है कि जो
जो हमारे बहन है या फिर जो हमारी मम्मी है, ठीक है, वो हमारे सामने है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जिससे कि वो खुद को हाइड कर रखी है, ठीक है, यानी कि उसको पता होता है कि वस्तु स्थायी है, ठीक है, सिर्फ मेरे सामने नहीं है, इसलिए बच्चा तुरंत क्या करता है, रोने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर कब आता है, जब वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा किस स्टेज में करता है, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा किस स्टेज में करता है, तो वो भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चा करता है, ठीक है। इसको यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के सामने आपने कोई टॉय वगैरह रख दिया, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, ठीक है, या फिर रेंग करके जाए उस तक पहुँचता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे के लिए कोई गोल हो गया, ठीक है। बच्चा उस तक पहुंचने के लिए जो व्यवहार कर रहा है वही क्या हो गया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया, ठीक है। ये भी आपका बच्चा कब करता है, जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर क्या करता है, अनुकरण, ठीक है, अनुकरण भी करता है। वो भी कैसा अनुकरण, डिफॉल्ट इमिटेशन, यानी कि अनुकरण सही तरीके से कर नहीं पाता है, अस्थगित अनुकरण प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी जो बच्चे की मम्मी वगैरह होती हैं लिपस्टिक वगैरह लगा दी है ना, तो बच्चे को भी नकल करना आया नहीं है, बट नकल करने का प्रयास जरूर करता है, ठीक है। वो ऐसे पूरा ऐसे मतलब इधर उधर लगा लेता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं, देख रखा है कि मम्मी ने जो है लिपस्टिक लगाया, इसको मतलब ऐसे ऐसे लगाना है, तो उसको लगाने थोड़ी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अस्थगित अनुकरण करता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। सारे जो है पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे, तो मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस कर दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। उसके बाद में मैं आप लोगों को कल मतलब थोड़ी सी लंबी क्लास लेकर के सारी चीज़ जो है कवर करा दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मैंने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हालांकि इसमें मैंने लगभग आपके 30 क्वेश्चनों को ले रखा था, ठीक है, बट कुछ रीज़न की वजह से आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया अभी, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कवर करा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन हुए, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर जो आपके बाकी के क्वेश्चन है उनको मैं अगले क्लास में करा दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आपकी जो कंप्लीट मैराथन क्लास है उसकी भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने वो सभी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।